भारत की बंदरगाहों का अध्ययन कर रहे हैं हम लोग। उस पर ये दूसरा वीडियो है आज, है ना। पहले वीडियो में आपने काफ़ी कुछ जाना बंदरगाहों के विषय में। इस दूसरे वीडियो में बहुत सारे ऐसे महत्वपूर्ण फैक्ट दिए गए हैं जो कि एग्जाम्स में बार बार पूछे गए हैं और पूछे जाने की आगे संभावना है। आइए इसे स्टार्ट करते हैं। बंदरगाहों के विषय में चाहे 13 बड़े बंदरगाह हों, चाहे 200 छोटे बंदरगाह, मैप से आप पूरा अध्ययन कर चुके हैं बंदरगाह पार्ट 1 में। हाँ, बंदरगाह के दूसरे वीडियो में हम कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स देंगे। 5 बंदरगाहों के विषय में मैंने पहले वीडियो में बताया था। बाकी जो 8 बंदरगाह हैं शेष, उनके बारे में यहाँ बताया जाएगा। उनमें भी वही बताया जाएगा जहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। तो 5 बंदरगाह बता चुके हैं। छठा, कोलकाता। कोलकाता बंदरगाह तट पर स्थित नहीं है। कोलकाता हुगली नदी के किनारे है। बंगाल की खाड़ी के तट पर कोलकाता नहीं है। कोलकाता में इसकी बात कर रहा हूँ, जो ऊपर वाला हरे कलर का डॉट है, आप मैप में भी देख सकते हैं। कोलकाता समुद्र तट पर नहीं है। कोलकाता हुगली नदी के किनारे है। हाँ, समुद्र तट से थोड़ा ही दूर है कोलकाता। तो कोलकाता का जो बंदरगाह है हुगली नदी पर स्थित है। पहला पॉइंट, समुद्र तट पर नहीं है। दूसरा पॉइंट, कोलकाता एक बहुत बड़ा महानगरी क्षेत्र है, मेट्रो सिटी है। तो पूरा का पूरा कोलकाता बंदरगाह नहीं है ना। कोलकाता में कोई एक ऐसा प्लेस होगा, कैसे मुंबई में अंधेरी है, कुर्ला है, बांद्रा है ना। तो कोलकाता में भी जो बंदरगाह क्षेत्र है नदी के किनारे वाला, उसका कोई विशेष नाम होगा। तो हुगली नदी पर है कोलकाता बंदरगाह। इसका मुख्य पोताश्रय, पोताश्रय मतलब जहाँ जहाज आकर खड़े होते हैं उसे हम कहते हैं पोताश्रय। तो इसका जैसे कि जहाज समुद्र से आया, फिर हुगली नदी का रास्ता पकड़ लिया, हुगली नदी के रास्ते से होते हुए कोलकाता पहुंच गया जहाज। अब कोलकाता में नदी के किनारे का जो स्थल है, जैसे बनारस में दशाश्वमेध घाट है ना, तो कोलकाता में नदी के किनारे का जो स्थल है उसका कोई नाम होगा ना। तो हुगली नदी पर स्थित कोलकाता बंदरगाह का मुख्य पोताश्रय मतलब जहां जहाज खड़े होते हैं खिदिरपुर है। मुख्य पोताश्रय खिदिरपुर है। अब अगर जहाज कोलकाता जाते हैं हुगली नदी होते हुए, तो निश्चित रूप से कोई एक ऐसा ठिकाना समुद्र तट पर भी होगा जहां पे कि माल रखे जाते होंगे। कोलकाता से अगर जहाज आ जा रहे हैं समुद्र तट होके, तो समुद्र तट पर भी कोलकाता बंदरगाह का कोई न कोई ठिकाना तो होगा ना। आपने नाम सुना होगा डायमंड हार्बर। वास्तव में डायमंड हार्बर क्या है? कोलकाता बंदरगाह का ही सहायक है जो कि समुद्र तट पर है। हाँ, कोलकाता बंदरगाह का तटीय पोताश्रय, तटीय जहां पे कि जहाज तट पर आकर रुकते हैं, है ना। तो कोलकाता बंदरगाह का तटीय पोताश्रय डायमंड हार्बर है। अगला पार्ट, हम अक्सर नाम सुनते हैं कोलकाता हल्दिया बंदरगाह। कोलकाता और हल्दिया अलग अलग बंदरगाह नहीं है, दोनों एक दूसरे पर डिपेंड है, इसलिए दोनों एक ही बंदरगाह के रूप में नाम लिया जाता है, कोलकाता हल्दिया बंदरगाह। तो जो हल्दिया बंदरगाह है वो कोलकाता बंदरगाह का सहायक बंदरगाह है। यानी 13 प्रमुख बंदरगाहों में हल्दिया को अलग से नहीं जोड़ा जाता, कोलकाता के साथ ही जोड़ा जाता है। तो हल्दिया कोलकाता का सहायक बंदरगाह है। ऊपर से देखिए, ये है आपका कोलकाता बंदरगाह और ये है हल्दिया बंदरगाह, है ना। तो हल्दिया कोई स्वतंत्र बंदरगाह नहीं है, बल्कि कोलकाता का ही सहायक बंदरगाह है। लेकिन कोलकाता हुगली नदी के तट पर है, वहीं हल्दिया समुद्र तट पर भी है और हुगली नदी पर भी है। नेक्स्ट, यानी हुगली नदी के मुहाने पर है ये हल्दिया, ठीक है। नेक्स्ट, पारादीप। पारादीप बंदरगाह देखिए, कोलकाता, फिर नीचे हल्दिया और ये पारादीप। जो झारखंड और उड़ीसा का लोहा होता है ना, वो पारादीप बंदरगाह से ही जापान को निर्यात किया जाता है। भारत से लौह अयस्क यानी आयरन ओर का सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट यानी निर्यात जापान को किया जाता है। तो उड़ीसा से आयरन ओर का एक्सपोर्ट जापान को कहां से किया जाता है? पारादीप बंदरगाह से किया जाता है। नेक्स्ट, विशाखापट्टनम। पारादीप के नीचे दक्षिण में प्रमुख बंदरगाह विशाखापट्टनम है। हरे कलर में प्रमुख बंदरगाह है, बता चुका हूं। विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम हमारे देश का सबसे गहरा बंदरगाह है।
इसकी गहराई सबसे ज्यादा है, यानी छिछला नहीं है। तट प्रारंभ होते ही गहराई बहुत ही बढ़ जाती है। सबसे गहरा बंदरगाह है जो विशाखापट्टनम बंदरगाह है, जहाँ पे जहाज आके खड़े होते हैं। उसके बाहर यानी समुद्री क्षेत्र में एक पहाड़ी है। तट, समुद्र तट, जल और जल के दूर थोड़ा अंदर समुद्र में जाके एक पहाड़ी है। उस पहाड़ी का नाम है डॉल्फिन नोच। तो डॉल्फिन नोच नामक पहाड़ी के कारण पोताश्रय, पोताश्रय मतलब जहां जहाज खड़े होते हैं, डॉल्फिन नोच नामक पहाड़ी के कारण पोताश्रय तेज हवाओं से सुरक्षित रहता है। यानी बड़ी सुविधाजनक बंदरगाह है ये। एक बंदरगाह को क्या जरूरत होती है कि आंधी, तूफान, चक्रवात से सुरक्षा हो। इसके लिए जरूरी है कि बंदरगाह ऐसी जगह पर स्थित हो जहां समुद्र की लहरें प्रत्यक्ष न पहुंच रही हो, यानी तट कटा फटा हो, टेढ़ा मेढ़ा हो, है ना। तो यहाँ टेढ़ा मेढ़ा तट तो नहीं विशाखापट्टनम में, लेकिन एक पहाड़ी है तट से थोड़ी दूर समुद्र में, उसका नाम है डॉल्फिन नोच। इस पहाड़ी के कारण पोताश्रय तेज हवाओं, आंधी से, तूफान से, चक्रवात से सुरक्षित रहता है। यानी विशाखापट्टनम एक कृत्रिम बंदरगाह नहीं बल्कि एक प्राकृतिक बंदरगाह है। हमने प्राकृतिक और कृत्रिम बंदरगाह के बीच जो भेद होता है वो बंदरगाह के पहले पाठ में बताया था। नेक्स्ट, एन्नौर। जिस तरह से पहले पाठ में मैंने बताया था कि मुंबई बंदरगाह पर आयात निर्यात बहुत ज्यादा होने के चलते माल का जमाव और जहाजों का जमाव बहुत ज्यादा हो जाता है। तो मुंबई पर भार कम करने के लिए एक दूसरे बंदरगाह का विकास किया गया, उसका नाम है न्हावा शेवा। न्हावा शेवा के विकास के बाद मुंबई बंदरगाह पर भीड़ कम हो गई। उसी तरह चेन्नई बंदरगाह पर भार कम करने के लिए एन्नौर बंदरगाह की स्थापना की गई। ठीक है, चेन्नई बंदरगाह पर दबाव कम करने के लिए एन्नौर बंदरगाह की, देखिए चेन्नई के ठीक बगल में है, तमिलनाडु में है एन्नौर बंदरगाह, विशाखापट्टनम आंध्रा में और पारादीप उड़ीसा में। तो एन्नौर बंदरगाह का विकास चेन्नई बंदरगाह पर दबाव या भार को कम करने के लिए किया गया। एन्नौर बंदरगाह के विकास के बाद चेन्नई बंदरगाह पर दबाव काफी कम हो गया है। एन्नौर बंदरगाह देश का पहला कंप्यूटराइज्ड और निगमित बंदरगाह है। आपसे सवाल पूछा जाएगा कि देश का पहला कंप्यूटराइज्ड और निगमित बंदरगाह कौन सा है, आपका उत्तर होगा एन्नौर बंदरगाह, याद रखिएगा। हालांकि सभी बंदरगाहों की विशेषताएं मैंने लास्ट में लिखवा दी हैं, जहां से सवाल पूछे जाने की संभावना रहती है। डोंट वरी, हो जाएगा इकट्ठा। चेन्नई देश का सबसे पुराना बंदरगाह, चेन्नई देश का सबसे बड़ा बंदरगाह, मुंबई लिखवा चुका हूं मुंबई वाले में पहले पार्ट में। देश का सबसे पुराना बंदरगाह चेन्नई, सबसे पुराना। हाँ, ये कृत्रिम बंदरगाह है। देश का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई एक प्राकृतिक बंदरगाह है, यानी तट कटा फटा है, प्राकृतिक है। लेकिन जो देश का सबसे पुराना बंदरगाह है वो प्राकृतिक नहीं बल्कि कृत्रिम है, यानी सरकार ने इन्वेस्टमेंट, निवेश के द्वारा वहां ऐसी सुविधाएं पैदा कर दी हैं कि जहाजों के आने जाने में कोई समस्या न हो। तो कृत्रिम बंदरगाह है, साथ ही यह खुला सागरी बंदरगाह है। सिंपल सी बात है। खुला सागरी बंदरगाह मतलब तट कटा फटा नहीं है, तट रेखा सीधी है, तो सामने सागर क्या है, खुला रहेगा। इसी को हम कहते हैं खुला सागरी बंदरगाह। तो चेन्नई एक खुला सागरी बंदरगाह है। नेक्स्ट, तूतीकोरिन मन्नार की खाड़ी के तट पर है। ये देखिए, मन्नार खाड़ी के तट पर स्थित है तूतीकोरिन। तूतीकोरिन बंदरगाह के पास का जो समुद्र तट है, यानी जो मन्नार की खाड़ी का जो तली है, वो बड़ा ही छिछला है, गहराई नहीं वहां पे। तो तूतीकोरिन के पास मन्नार की खाड़ी का तट बहुत ही छिछला है। इसके चलते इसलिए जहाज 5 किलोमीटर दूर ही खड़े हो जाते हैं। तूतीकोरिन तट पर नहीं पहुंचते हैं, 5 किलोमीटर दूर ही खड़े हो जाते हैं। इसका मतलब छोटे छोटे नाव ले जाकर बड़े जहाज पर माल की लदान करते होंगे। सिंपल सी बात है कि अगर जहाज 5 किलोमीटर दूर ही खड़े हो जाते हैं तट से, तो जहाज तक सामान पहुंचाया कैसे जाता है, छोटे छोटे नाव ले जाकर लदवाते होंगे। तो ये है मन्नार की खाड़ी तट पर, बहुत ही छिछला है तट, इसलिए जहाज 5 किलोमीटर दूर खड़े होते हैं। हाँ, तूतीकोरिन पर मछलियां खूब मारी जाती हैं, इसलिए इसे मत्स्य पत्तन कहते हैं, है ना। मत्स्य पत्तन भी कहते हैं, मत्स्य मतलब फिश, मछली, पत्तन भी कहते हैं।
ये हो गया भारत के सभी प्रमुख बंदरगाह से संबंधित फैक्ट। अब पोर्ट ब्लेयर भी एक बंदरगाह है, वहां से संबंधित ऐसा कोई फैक्ट नहीं है। हाँ, बस ये जान लीजिए कि पोर्ट ब्लेयर भारत का 13वां बंदरगाह है। भारत में 13 बड़े और प्रमुख बंदरगाह हैं। पोर्ट ब्लेयर को 2010 में 13वां बंदरगाह घोषित किया गया। ठीक है, अब आइए प्रमुख बंदरगाहों से संबंधित यानी बड़े बंदरगाहों से संबंधित जो फैक्ट बार बार पूछे जाते हैं उनके बारे में हम पढ़ लें। कृत्रिम बंदरगाह, सवाल अक्सर पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम बंदरगाह है या कौन सा प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है। बात देखिए, ध्यान दे दीजिए, एक बार अगर आप इस पर ध्यान दे देंगे सवाल यहाँ से गलत नहीं होंगे। नावा सेवा, पहले ही बताया कि मुंबई बंदरगाह पर दबाव कम करने के लिए नावा सेवा का विकास किया गया, और ये भी बता चुका हूं कि नावा सेवा देश का सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह है। बोल गए, याद होगा। ठीक है, बता चुका हूं पहले वीडियो में। तो नावा सेवा कृत्रिम बंदरगाह। एन्नौर का विकास चेन्नई बंदरगाह पर दबाव को कम करने के लिए किया गया, यानी जो जहाज पहले चेन्नई आते थे उनमें से कुछ जहाज अब एन्नौर पहुंचने लगे, तो चेन्नई बंदरगाह पर दबाव कम हो गया ना। ठीक है, तो एन्नौर भी एक कृत्रिम बंदरगाह है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया कि चेन्नई हालांकि देश का सबसे पुराना बंदरगाह है, लेकिन चेन्नई एक प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है, ये कृत्रिम बंदरगाह है। अगर आपके दिमाग में हमेशा ये तीनों बातें रहेंगी कि नावा सेवा, एन्नौर और चेन्नई, ये तीनों, नावा सेवा और ये दोनों एन्नौर और चेन्नई, ये तीनों एक कृत्रिम बंदरगाह है, तो जब भी कृत्रिम और प्राकृतिक से सवाल पूछा जाएगा, यकीन मानिए आपसे गलती नहीं होगी, कोई न कोई ऐसा रास्ता निकल कर आएगा कि आप सवाल सही कर देंगे। करके देखिएगा, याद कर लीजिए। विशाखापट्टनम देश का सबसे गहरा बंदरगाह, चेन्नई देश का सबसे पुराना बंदरगाह, चेन्नई खुला सागरीय बंदरगाह, चेन्नई, हाँ, भारत का औसत समुद्र तल, ये सवाल यूपीपीसीएस में विशेष रूप से पूछा जा चुका है कि भारत का औसत समुद्र तल किस स्थल से मापा जाता है। चेन्नई से मापा जाता है। हालांकि बंदरगाह से संबंधित सवाल नहीं है, लेकिन मैंने यहाँ पे लिखवा दिया ताकि अगर आए तो गड़बड़ न हो। तो भारत का औसत समुद्र तल चेन्नई से मापा जाता है, याद रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट, एन्नौर कंप्यूटराइज्ड, देश का पहला कंप्यूटराइज्ड और निगमित बंदरगाह, जहां से सवाल पूछे जा सकते हैं वो लिखवा रहा हूं। कोचीन और पारादीप लगून पर स्थित। कोचीन कहाँ है? वेम्बानाड झील के या वेम्बानाड, केरल में लगून झील को क्या कहते हैं? कयाल। तो वेम्बानाड क्या है? कयाल झील है। तो वेम्बानाड के तट पर स्थित है कोचीन, तो वही यहाँ लिखा है कोचीन लगून पर स्थित, यानी कयाल पर स्थित है ना। देखिए, कोचीन लगून पर स्थित है। तो कोचीन और साथ ही पारादीप भी, पारादीप नहीं होता, पारादीप लगून पर स्थित है, यानी ये जो पारादीप बंदरगाह है यहाँ पर भी एक लगून है, छोटी सी समुद्री झील है जिसमें खारा पानी होता है। तो कोचीन और पारादीप दोनों लगून पर स्थित है। कांडला पहले ही बता चुका हूँ इसके पहले वाले वीडियो में कि आयात पत्तन है, यहाँ से एक्सपोर्ट नहीं होता है, केवल इंपोर्ट होता है। क्या इंपोर्ट होता है? कच्चा तेल यानी पेट्रोलियम और फर्टिलाइजर्स यानी उर्वरक आयात होता है यहाँ पे, यहाँ से एक्सपोर्ट नहीं होता है कांडला से। नावा सेवा देश का सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह, देश का सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह। यहाँ पे कृत्रिम बंदरगाहों की लिस्ट में मैंने नावा सेवा भी लिखवाया है। तो देश का सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह पारादीप। ये सवाल पूछा जा चुका है कि निम्नलिखित में से किस बंदरगाह का पृष्ठ प्रदेश खनिज संपदा की दृष्टि से सर्वाधिक समृद्ध है। आप जब खनिज संपदा पढ़ रहे थे तो आपने अक्सर सुना कि विभिन्न खनिजों के उत्पादन में पहला स्थान किस राज्य का है? उड़ीसा का है, उड़ीसा का। ठीक है, उड़ीसा और झारखंड खनिज संपदा की दृष्टि से सर्वाधिक संपन्न क्षेत्र है, यानी जो छोटा नागपुर का पठार वाला एरिया है, खनिज संपदा की दृष्टि से बहुत ही संपन्न है। तो अगर आपसे सवाल पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से किस बंदरगाह का पृष्ठ प्रदेश, मतलब पीछे का क्षेत्र, जैसे पारादीप का पृष्ठ प्रदेश क्या है? उड़ीसा। तो निम्नलिखित में से किस बंदरगाह का पृष्ठ प्रदेश खनिज संपदा की दृष्टि से सर्वाधिक संपन्न है? आपका उत्तर होगा पारादीप। पारादीप का पृष्ठ प्रदेश क्या है? उड़ीसा। उसका पृष्ठ प्रदेश क्या है? झारखंड।
है ना। तो पारादीप का पृष्ठ प्रदेश खनिज संपदा की दृष्टि से सर्वाधिक संपन्न है। ये हो गया बंदरगाहों का अध्ययन। पूरी उम्मीद है कि बंदरगाह से कभी भी कहीं भी किसी भी एग्जाम में सवाल आएंगे, आप गलती नहीं करेंगे, संभावना ही नहीं है और नहीं गुंजाइश है, अगर आपने इतना तैयार करके याद कर लिया है। भारतीय भूगोल में बंदरगाह यानी जल परिवहन खत्म, सड़क परिवहन खत्म, रेल परिवहन खत्म। अब अगला अध्ययन हम करेंगे वायु परिवहन का। छोटा चैप्टर है। वायु परिवहन समाप्त करने के बाद सीधा भारत की प्रजातियां और जनजातियां, उस पर 1 या 2 वीडियो हो सकते हैं। उसके बाद भारतीय भूगोल समाप्त हो जाएगा। एक बहुत ही बड़ा काम हो जाएगा भूगोल जैसा विषय। जॉब करने के बावजूद 15-15 मिनट 20-20 मिनट का वीडियो बना के, हालांकि 15 मिनट का वीडियो 15 मिनट में तैयार नहीं होता है। 15 से 20 मिनट का वीडियो तैयार करने में लगभग 2 से ढाई घंटे जाते हैं। जॉब करने के बावजूद, परिवार चलाने के बावजूद एक विषय इस तरह से वीडियो बना के ख़त्म कर देना आपके लिए हो सकता है साधारण सी बात हो। मैं अपनी बात बता रहा था, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो अभी ख़त्म होने जा रहा है, इसके लिए मुझे विशेष खुशी है। तो ठीक है, इसी तरह से पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए। थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ता है। धैर्य अगर रखेंगे तो निश्चित रूप से फल मीठा ही होगा, फल खराब नहीं हो सकता है। नमस्कार।